ओके, 8th क्लास आज 11th मई की डायरी में हम 24 मार्च का मिसिंग लेक्चर डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 38 एंड 39 इंक्लूडेड हैं आपके आज के लेक्चर में। टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है वैक्सीन या वैक्सीनेशन। आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीन्स क्या होती है। वैक्सीन्स ये होती हैं कि आप किसी भी बीमारी के लिए जो कि ऐसी बीमारी जो कि सबको लगने का ख़दशा होता है, या जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बीमारी कॉमन है वो कोरोना वायरस है, ठीक है। तो उसके ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन बन रही है या वैक्सीन बन रही है, तो वो किस लिए बन रही है? ताकि उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। कोई ऐसी बीमारी जो सबको एक से ज़्यादा लोगों को लगने का ख़दशा होता है और ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। आप नॉर्मल आपको कोई भी बीमारी लगती है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, वो तो मतलब वैक्सीनेशन उसके लिए होती है, या जो कॉमन आम दवाई है उसके साथ भी ख़त्म हो जाती है मेडिसिन के साथ। लेकिन वैक्सीनेशन जो लॉन्ग टर्म हमारी ऐसी बीमारी होती है जो ज़्यादा देर के लिए डेंजरस है इंसानों के लिए, उसके लिए वैक्सीनेशन बनाई जाती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज़। अब वैक्सीनेशन ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जब बीमारी हो आप वैक्सीनेशन को वैक्सीन जो है आप उसको तभी लगाओ, ठीक है। किसी बीमारी का होने का अगर ख़तरा हो, जैसे आप देखते हो कि बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल बचपन में ही वैक्सीनेशन अक्सर लग जाती हैं, पोलियो के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, डिफरेंट बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो आगे होने का ख़दशा होता है। अब वो पहले लगाने का ये फ़ायदा होता है, जो फ़ायदा है वर्किंग है सारी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैक्सीन में होता क्या है? इट कंटेन्स वीकेंड यानी वीक हुए होते हैं, और किल्ड पैथोजीन्स क्या होते हैं? पैथोजीन्स बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन जो डिजीज़ कॉजिंग यानी जो बीमारी फैलाते हैं या बीमारी कॉज करते हैं उनको उन बैक्टीरियाज को हम पैथोजीन्स कहते हैं, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ वैक्सीन्स क्या है पहले मैं आपको जनरल बता देती हूँ। वैक्सीनेशन ये होती हैं कि जो भी आपको पता है वैक्सीन जो है उसके अंदर पैथोजेंस और किल्ड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई ऐसा बैक्टीरिया जो जिसने डिजीज़ कॉज करनी है लेकिन वो वीक है या किल्ड है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कि आप उसको इंसर्ट कर दो बॉडी में, या ये बॉडी में इंट्रोड्यूस कराओ, इंजेक्ट कराओ तो वो जाके डिजीज़ कॉज कर दें, ठीक है। वो वीक होता है या वो किल्ड होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप वैक्सीनेशन को इंजेक्ट करते हो बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो बॉडी उस वैक्सीन के उस किल्ड वीक पैथोजन को इस तरह से कंसिडर करती है जिस तरह से वो रियल पैथोजन है, ठीक है। अब बॉडी को तो नहीं बताना वो वीक है या अलाइव है, डेड है, ठीक है। तो वो इसको रियल पैथोजन कंसिडर करेगी और उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी डिज़ीज़ को डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ एक तरह से, जिस तरह से हम दवाई यूज़ करते हैं ना किसी बीमारी के ख़िलाफ़, तो इसी तरह जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह के ख़िलाफ़ एक दवाई की तरह काम करती हैं, ठीक है। तो उसको जब भी वैक्सीन जो है हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उस बैक्टीरिया को रियल पैथोजन कंसिडर करेगी और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी हमारी बॉडी, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं फिर जब बॉडी के अंदर बन जाएंगी तो फिर बॉडी के अंदर ही रहेंगी। ये नहीं होगा एक दफ़ा बन गई हैं तो फिर बॉडी से निकल जाएंगी, ठीक है। अब ये बॉडी के अंदर रहेंगी तो होगा ये कि जब आपको इन रियल कोई भी जो रियल पैथोजन होगा या इन रियल कोई भी बीमारी है वो लगेगी, तो बॉडी के अंदर पहले से ही उसके से लड़ने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो जब वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो उस वायरस को या जो बैक्टीरिया है जो भी उसको वो ख़त्म कर देंगी, ठीक है। जब वो उसको ख़त्म कर देंगी तो फिर जो इंसान है वो रिकवर हो जाएगा या जो बीमारी है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका। मैंने 1 2 3 4 5 जितने भी स्टेप्स हैं उनको इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब मोस्टली वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, ठीक है। सबसे जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन, वो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं वैक्सीनेशन बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां फैलती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो बैक्टीरिया ही है, ठीक है। अब सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर हम क्या करते हैं, आपकी बुक में से जो सेकंड वाला पैराग्राफ है ये आपका प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन है, यहाँ तक आएगा सेफ फ्रॉम काइंड ऑफ पैथोजेंस। और जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है ये तो वैक्सीन की डेफिनेशन है और ये वर्किंग ऑफ वैक्सीन बताया गया है, ठीक है।
अब होता क्या है कि जो बैक्टीरिया जिसको हमने वैक्सीनेशन बनाने के लिए यूज़ करना होता है उसने जो भी पैथोजेंस होते हैं उनकी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उनकी जब उसमें से कोई सा भी जो पैथोजेंस की हम लेके कोई सा भी जीन लेके हम उसको बैक्टीरिया में एंटर करा देते हैं, ठीक है। तो अब वो बैक्टीरिया में तो डिज़ीज़ कॉज नहीं करेगा ना, अगर वो कोई ऐसा वायरस है या कोई ऐसा जीन है जो ह्यूमन में कोई डिज़ीज़ कॉज करने वाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया में भी डिज़ीज़ कॉज करे, ठीक है। अब उसे बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, जिस तरह से आपने पहले सारा प्रोसेस पढ़ा है, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जब आगे जाके डिवीजन करेगा तो कॉलोनीज़ बनाएगा, ठीक है। और जब वो कॉलोनीज़ बनाएगा तो उससे जो हम डिफरेंट बैक्टीरिया बनेंगे उससे हम उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिस तरह से ये सारा प्रोसेस हमने पीछे इंसुलिन वाले में और उससे भी पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। अब उन प्रोटीन्स को हम एज वैक्सीनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इन वैक्सीनेशन को जब भी आप जैसे आप बच्चों के देखते हो, सपोज अगर हम पोलियो के ख़िलाफ़ वैक्सीन बना रहे हैं तो पोलियो के जो जर्म्स हैं हम उसको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा के बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बना के उसकी डिवीजन करा के उसको हम यूज़ कर लेंगे एज पोलियो एज वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो, ठीक है। अब यही वैक्सीन जो ड्रॉप की सूरत में बच्चों को देते हैं, ठीक है, हम बच्चों को ये वैक्सीनेशन दे देंगे, वैक्सीनेशन कर देंगे बच्चों की। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब इन रियल पोलियो का जो वायरस है वो अटैक करेगा बच्चों पे, तो बच्चों के अंदर पहले से ही उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, क्योंकि उन्होंने जब वैक्सीन उसके अंदर जाएगी। अब देखते हो जब वैक्सीनेशन बच्चों की होती है तो बच्चों को बुखार हो जाता है या इस तरह से वीकनेस वगैरह होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे वो वैक्सीन अपना काम कर रही होती है, यानी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती हैं उससे लड़ने की तैयारी कर रही होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वीकनेस बॉडी में हो जाती है। अब जब रियल उसका वायरस अटैक करता है, अब अगर हम पोलियो की बात कर रहे हैं तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ पहले ही बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो वो उसके खिलाफ लड़ेंगी और जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा और जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा उस बीमारी से, ठीक है। उसके बाद ये वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, ये थोड़ी सी कुछ डिजीज़ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं बच्चों में, ये भी लगाते हैं जिनकी ग्रोथ का मसला होता है, यानी उनको मतलब ग्रोथ होने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनको ग्रोथ हार्मोन्स की वैक्सीन्स होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग होता है जमना, ठीक है, कुछ लोगों में बीमारी होती है कि उनका जो ब्लड है अगर यहीं पे ज़ख्म लग जाता है तो वो बहता रहता है, और वो जैसे आप देखते हो कि उस लोगों के आपके तो ऐसे चोट लगेगी तो थोड़े बाद जो ब्लड है वो बंद हो जाता है बहना और वहाँ पे क्लॉट बन जाता है छोटा सा, ठीक है। कुछ लोगों में ये नहीं होता, उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्ट किया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है उनकी बॉडी के अंदर, ताकि वो फैक्टर उनके अंदर अवेलेबल हो जाए और उनका जो ऐसे ब्लड लॉस का खतरा ना हो। हेपेटाइटिस बी है, टाइफाइड है, मीज़ल्स हैं और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आप 11th मई की डायरी में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 39 पे, वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और आज हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर की फील्ड में अब क्या क्या फ़ायदा है बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करने की वजह से हमें, इसके एडवांटेजेस भी हैं, मैंने नंबरिंग कर दी है। ऑलमोस्ट 9 एडवांटेजेस हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। दरम्यान में थोड़ा सा प्रोसेस भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट एडवांटेज जो इसका आएगा वो है हाई यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यील्ड कहते हैं पैदावार को, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करने की वजह से हम जो फसलें हैं उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, उनकी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ होती हैं। हर्बिसाइड्स मतलब हर्ब होता है जो एक्स्ट्रा प्लांट्स जो कि हमारे यूज़ के नहीं होते, फालतू प्लांट्स होते हैं जो कि नॉर्मल प्लांट्स के साथ ही अक्सर उगाते हैं, ठीक है। उनको ख़त्म करने के लिए जो स्प्रे की फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में मेडिसिन होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसको कहेंगे हर्बिसाइड। और पेस्टिसाइड्स, पेस्ट बोलते हैं कीड़ों को, इंसेक्ट्स को, ठीक है, जो कि हार्मफुल होती हैं प्लांट्स के लिए। तो उनको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं उनको कहते हैं पेस्टिसाइड्स, ठीक है। हर्बिसाइड्स बनती हैं बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स बनती हैं बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स की वजह से, ठीक है। उसके अलावा डेवलपमेंट
तो इनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट ड्राउट एंड एक्सेसिव सॉल्ट। ड्राउट बोलते हैं कहत साली को, यानी जब कुछ अरसा नहीं, ज़्यादा अरसा किसी भी इलाके में जहाँ पे फसलें वगैरह उगती हैं वहाँ पे बारिश वगैरह ना हो, तो वहाँ पे खुश्क साली वगैरह आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है बारिश नहीं होगी, फसलों को पानी नहीं मिलेगा, और जब फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो हम वही फसलें जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो खाने के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। तो इसकी वजह से इन चीज़ों से इनको टॉलरेट करने की वजह से, इन चीज़ों से कॉप अप करने की वजह से ड्राउट या एक्सेसिव सॉल्ट्स भी ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी वजह होती है सॉल्ट्स के एक्सेसिव होने की ज़मीन में। ठीक है, तो उनसे भी बचने के लिए कुछ ऐसी क्रॉप्स बनाई जाती हैं कि जो ज़्यादा देर कहत साली में या ज़्यादा सॉल्ट्स में ग्रो कर सकें। ठीक है, ये भी हम बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक से करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस इन साउथ एशिया, ये आपकी बुक में यहाँ पे ब्लॉक में लिखे हुए हैं। ये जो लास्ट वाले 4 पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस इन साउथ एशिया, अब साउथ एशिया में यहाँ पाकिस्तान हमारा साउथ एशिया में अवेलेबल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है आपकी बुक में ही ये लिखा हुआ है, वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे चावल बनाए जाते हैं जिनके अंदर जो विटामिन ए है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि जो ख़ासतौर पर बच्चों में जो अगर कोई भी डेफिशिएंसी आ रही है तो वो ख़त्म हो सके। इसके बाद नेक्स्ट है आयरन रिच फ्लावर मतलब आटा। ऐसा आटा बनाया जाता है जिसके अंदर आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ताकि जो आयरन की डेफिशिएंसी है फूड में वो किसी भी तरह अगर पैदा हो गई है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रूट ट्रीज। ठीक है, अब ऐसे जीन्स भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, ऐसे ट्रीज़ के अंदर ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं कि जैसे अगर ट्रीज़ को कोई बीमारी लग रही है, प्लांट्स की भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक से ऐसे फ्रूट ट्रीज़ बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एफिड रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ वीट क्रॉप्स। एफिड एक इंसेक्ट की एक टाइप है। ठीक है, अब वीट क्रॉप्स जो गंदम की फसल होती है उस पर ये अटैक करती है और जो फसल है उसको ख़राब कर देती है। ठीक है, तो ऐसी बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से एफिड के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने वाली जो क्रॉप्स है उसके अंदर एबिलिटी हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है साइंटिस्ट इंसर्ट वीड और पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स इन प्लांट्स। ठीक है, अब होता क्या है, एक तो ये केमिकल्स वगैरह होते हैं, आप स्प्रे भी कर सकते हो, वीड रेजिस्टेंट हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स स्प्रेज होते हैं जो आप प्लांट्स के ऊपर करते हो। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर आप जीन भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जिस तरह से हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड सारा मॉडिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी प्लांट्स होंगे वो जब ग्रो करते हैं तो उनके ऊपर जो पेस्ट वगैरह है वो अटैक नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो अटैक नहीं कर सकेगी तो जो उसकी क्वालिटी है क्रॉप्स की या जो फसलों की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और वो हमारे ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो मोस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो ये हैं, आपके बुक में ये भी मेंशन की गई हैं, मेज़, वीट, राइस, कैनोला, पोटैटो एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वाले पैराग्राफ के एंड पे है। ठीक है, ये मैंने आपको सारा इस पेज का पॉइंट्स बना के कर दिए। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने सीखा पॉइंट्स में ही इसको लिखना है। ठीक है, ये आपका आज का 11 मई का लेक्चर है, ये आपने पढ़ लेना है। इसमें से आपको जो भी नहीं समझ में आएगी आप उसे अंडरलाइन कर लें और क्लास में आके मुझसे पूछ सकते हैं।